तो चलिए हम 6 नंबर से देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन तो हर एग्ज़ाम में सेम रहता है, करंट में बदलाव आ जाता है। तो आज हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस और साइंस सारे मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, है ना। है ये यूपी पीसीएस का ही, बट ये इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ये ओनली यूपी स्पेशल या हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि साइंस और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें छोड़ना किसी भी पार्ट को नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सूची फर्स्ट दी है, सेकंड उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं, पिछले वर्षों में आए, अगर आपने 20 सालों के पुराने पेपर देखे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो हमें देखना है कि डायनमो होता है, लाउड स्पीकर, ये किसको किस में बदलता है, मोमबत्ती, सितार, है ना। तो इसको पहले सोचिएगा अगर आपको आता है तो। देखिए लाउड स्पीकर का हमें ये तो पता है कि लाउड स्पीकर में जब हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ होती है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना। तो देखिए ये आपका जो डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है ना। ये इसको करता है, ये इसको करता है, ओके। तो D2 यानी कि ए आंसर हो जाएगा। मैं इसका भी फैक्ट टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ, तो इसे आप रिवाइज कर लेंगे 2-3 बार, तो ये अगर कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको आ जाएगा, ओके। अभी देखिए 7 नंबर, ध्रुवों पर मानव शरीर का भार, ऑप्शन ए कम होता है, बी स्थिर रहता है, सी अधिक होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ध्रुवों पर मानव शरीर का भार अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि जैसे आपने साइंस में न्यूटन के गति के दूसरे नियम को पढ़ा होगा, तो शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के द्रव्यमान और त्वरण का उत्पाद है, जिसके द्वारा शरीर गतिमान है ना। तो उसी ऑप्शन के हिसाब से अधिक होता है। शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है अधिकतम, और पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो उस हिसाब से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते 8, लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है परंतु जल में डूब जाती है ना। तो लोहे का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पारे की तुलना में अधिक है। बी ऑप्शन, पारे का सापेक्षिक घनत्व जल के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहा जल की तुलना में भारी और पारे से हल्का होता है, पारा जल से भारी होता है। तो देखिए साइंस के क्वेश्चन, तो देखिए यूपी पीसीएस में ठीक ठाक साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, और परिस्थितिकी और पर्यावरण के भी बनते हैं। तो हम साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जितनी हमें मेहनत हिस्ट्री में करनी है उतनी हमें साइंस में भी करनी है, क्योंकि साइंस उससे 2-4 क्वेश्चन कम वरना उतने ही आते हैं। तो अभी हिस्ट्री को ही तो पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलना है ना। तो इसलिए आज साइंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, फिर अभी हम करंट अफेयर की भी सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि चीज़ें भूलेंगी जल्दी, फिर याद भी आ जाएंगी, है ना। क्योंकि अभी आप भूल सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी, लेनिथुगो प्रस्ताव कब आया था। तो साइंस को पढ़ने के बाद अगर आप उसको रिवाइज़ करोगे, फिर उसको पढ़ने के बाद इसको रिवाइज़ करोगे, तो ऐसे थोड़े थोड़े करके चीज़ें याद रहेंगी। इस टेस्ट सीरीज़ के बाद मैं आपको एंशियंट का ठीक ठाक फैक्ट यानी कि जो जानकारी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, उसे आप पहले रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर मैं उसकी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँगी। तो इससे क्या रहेगा कि क्वेश्चन भी सही रहेंगे, और अगर हमें डेटा ठीक ठाक सही साठ जगह से मिल जाए तो हमें पढ़ाई में आसानी रहती है। वरना डेटा कलेक्ट करने में टाइम निकल जाता है, और डेटा बहुत बिखरा हुआ रहता है। जैसे एंशियंट के काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, मैं प्रीवियस ईयर के 10 से 15 साल के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, एंशियंट के कितने आते हैं, तो उसी हिसाब से हमें उसे भी तैयार करना है, ओके। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए जो ये कह रहा है ना कि लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है परंतु जल में डूब जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पारे का जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो जल के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो इसलिए पारे पे तैरती है और पानी में यानी कि जल में डूब जाती है ना। क्योंकि ये साइंस है, तो इसमें मैथोलॉजिकल टाइप से क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, इसमें एक डिफाइन आंसर होता है। तो इसलिए पारे का सापेक्षिक घनत्व ज़्यादा होने के कारण पारे के ऊपर तैरती है और जल में डूब जाती है, ठीक है। अभी 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के रिसाव का पता निम्नलिखित के कारण लगाया जा सकता है ना। एलपीजी तो सभी को पता है ना, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका एथिल मर्कैप्टन के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एंटीपायरेटिक फिनासिटिन, एंटीसेप्टिक एस्पिरिन, एंटीबायोटिक मॉर्फिन, कीटाणुनाशक बोरिक अम्ल।
तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो जो ये एंटीपायरेटिक है ना, ये जो फीवर आता है ना, ज्वर, जैसे उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे पैरासीटामोल, फिनासिटिन, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोपिन आदि। अतः विकल्प, तो हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये एंटीपायरेटिक, ये सही सुमेलित है ना। एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक एक रासायनिक एजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि सबका हम देखेंगे तो फिर हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे एक इसको सॉल्व करने में, तो मजबूरी है, समय ज़्यादा लग जाएगा। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना शामिल है। यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद हों। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, है ना। इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि क्लाउड सीडिंग का नाम आपने सुना होगा। ये एक तरीके की कह सकते कृत्रिम वर्षा कराने के लिए की तकनीक है, जो कृत्रिम वर्षा को जन्म देती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि दिल्ली में फव्वारे मरवाए जा रहे हैं, है ना, ताकि उससे बादल बन सके। इस तरीके से जब ये क्या नाम से कि बहुत हीट होती है और पानी वाष्प बन के ऊपर इवेपोरेट होता है, तो वहाँ से बादल बनते हैं। तो उस तरीके की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। ओके, देखिए ये कह रहे हैं कि जैव उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। अभी जैव उर्वरक आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स को जैव उर्वरक बोलते हैं। तो देखो, एजोटोबैक्टर, इसके बाद में कवकमूल, एजोला, फ्रांसिया, है ना। तो ये अलग से ऐसे नाम हैं जो डेली यूज़ में तो नहीं बोलते, पर ये साइंस में हमारे आते हैं क्वेश्चन, तो हमें कुछ कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। तो इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन से हैं, ये हमें देखना है ना। तो आपके इसमें और पूछ रहे सही उत्तर, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। कवकमूल, कवकमूल का तो आपने नाम सुना होगा, जैसे माइकोराइजा, है ना, शैवाल हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, है ना, एजोला हो गया, तो ये उसी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में जल के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह शरीर में प्रत्येक कोशिका के स्वास्थ्य और संपूर्णता को बनाए रखता है ना। शरीर में जल की मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं। यह शरीर के कुछ हिस्सों के लिए सदमा या झटका और शोषक के रूप में कार्य करता है। तो शरीर में जल के कार्य के बारे में पूछा गया है, तो हाँ, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? तो जैसे आपको पता है कि शरीर में जल को एकत्रित करने की कोई प्रणाली नहीं है ना, और डेली नए जल की ज़रूरत होती है शरीर में, नए पानी की। तो सभी प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं शरीर में, और शरीर को जीवित रखने के लिए जल पर ही निर्भर करती हैं, है ना। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब ये मुझे लग रहा है 5 से 6 बार मैंने क्वेश्चन देखा है अलग अलग एग्ज़ाम में, है ना। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, ऐसे करके खूब इसको मैंने देखा है। तो अभी यहाँ क्या ऑप्शन दिया है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन न रहे। एड्रेनल ग्लैंड्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, है ना। देखते हैं आंसर क्या है। तो जो ये आपका लीवर है ना, लीवर, यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो मानव के शरीर में मतलब पाचन तंत्र को कंट्रोल करती है ना, और ये पेट के दाईं ओर होती है। तो लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 देखिए, ये विटामिन, ये भी मेरे को 5 से 6 बार मिल चुका है। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम में, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा है कई बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर विटामिन दी हुई हैं और वैज्ञानिक नाम, है ना। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन B3 को, विटामिन D3 को, विटामिन K को। ओके, तो फिलहाल इसके जो ये सारे ऑप्शन हैं, डी सही है। और आपको ये या कहीं नोट डाउन कर लेने, मैं इसका पूरा फैक्ट देती हूँ। अभी और विटामिन्स हैं, तो क्या पता ये इनका नाम ना दे और दूसरा दे दे, है ना, कि कौन से पानी में घुलनशील है,
पैथोथेनिक एसिड क्या है ना, विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैं इसका भी चार्ट शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से एक्सेस करके नोट डाउन कर लें और याद कर लें, तो आसानी रहेगी, है ना, एग्ज़ाम में भूलेंगे भी नहीं और फ़ायदा भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, न्यू स्टार्ट एक परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि है। अब ये जीएस का क्वेश्चन है, तो ये जीएस पूछ सकता है और ये स्टैटिक पोर्शन है, तो इसको पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, और वैसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका हो या अन्य देश जो मतलब रसिया के आसपास हैं, जब से रसिया को वॉर चला है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे खूब आते रहते हैं क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में निम्नलिखित तरंगों को व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, ये खूब बनता है, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। वैसे भी अगर आपने कभी साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी याद होगा, तो रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वेवलेंथ कम होती है, तो रेडियो तरंग पहले आ जाएगा। फिर माइक्रोवेव की भी कम होती है, तो सेकेंड थर्ड, सेकेंड यहाँ आ रहा है, थर्ड नहीं, सेकेंड ये हो जाएगा। फिर दृश्य प्रकाश और एक्सरे घटते क्रम में, है ना, तो ये फर्स्ट आपका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मुझे लग रहा है यूपीएससी का है, इसको पूछा गया है यूपीएससी में भी। देखिए ये पूछा है कि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पकता है, ये कथन है, ठीक है। कारण बढ़ा हुआ दाब जल के क्वथनांक को कम कर देता है और भोजन पकने की गति को बढ़ा देता है। दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक होता है कि जब हम डीप फ्रीजर में चीज़ों को रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती हैं, उसका क्या कारण है, या जैसे आलू वगैरह को हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसका खूब क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने इसको देखा है, कम से कम 10 से 12 बार मैंने देखा क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए इसमें जो ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पकता है, कारण बढ़ा हुआ दाब जल के क्वथनांक को कम कर देता है और भोजन पकने की गति बढ़ा देता है। तो इसमें सी सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसने क्या कहा कि ताप जल के क्वथनांक को कम कर देता है, ये गलत है। जब आप देखेंगे कि प्रेशर कुकर में हम पानी डालते हैं तो जो भाप होती है वो निकल नहीं पाती प्रेशर कुकर से, क्योंकि ढक्कन तो बंद रहता है उसका। तो भाप में क्या नाम से कि भोजन को पकने के लिए ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है। नॉर्मल बर्तन में अगर हम खाना पकाते हैं तो उसके आधी भाप तो उड़ जाती है, तो उसमें टाइम लगता है पकने में, है ना। तो इसलिए सी इसका आंसर होगा, ये सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं। परमाणु नाभिक में शामिल होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मतलब साइंस का ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं परमाणु नाभिक में। ओके, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्विक सिल्वर, है ना, तो सेंधा नमक, डोलोमाइट, अर्जेटाइट, Ag2S, पारा, Hg, सेरारजाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये पूछ रहे हैं क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पारा, जो ये आपका पारा है, इसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, यानी मरकरी। ओके, चलिए अब क्या पूछ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित है वो नहीं बताना, कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यानी कि हमें इनमें से ज़्यादातर के क्वेश्चन वो आंसर पता होगा तभी हम इसको टैकल कर पाएंगे। ओके, अभी 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य है अंज, पिंज, अंडराज, अंडजरायुज, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो मनुष्य जो होता है अधिकतम स्तनधारियों के तरीके पिंज है, मतलब जो जानवर जीवित बच्चों को जन्म देता है उन्हें पिंज कहा जाता है। तो अतः मनुष्य भी क्या हो जाएगा, पिंज हो जाएगा, है ना। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेस भी बनाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, प्रोड्यूस होता है, कहाँ उसका प्रोडक्शन होता है। इसलिए साइंस ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है ना। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी है ना। तो देखिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर 50 से 80% ऑक्सीजन
समुद्रों में, महासागरों में यानी कि प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए महासागरों में गंदा पानी कम से कम हो, तब ऑक्सीजन वहाँ पर अच्छे से बनता है। तो इसलिए महासागर आंसर सही हो जाएगा। ओके, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित खनिजों और जल का अपवाहन करना है। द मेन टास्क ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई रूट्स, है ना। फ्लोएम पोषक तत्वों और खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य बढ़ते भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए दोनों का अलग अलग कार्य यहाँ पर बताया गया कि जाइलम का क्या है कि जड़ों को, जो रूट्स हैं उनमें खनिज और जल का अपवहन करना है। फ्लोएम का पोषक तत्व और पत्तियों में, है ना। तो दोनों को देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों का ही जो कार्य है वो दोनों सही हैं। फ्लोएम जो है वो खनिज पदार्थ और पोषक तत्वों को पत्तियों से अन्य भागों में पहुँचाता है और जाइलम जड़ों में पहुँचाता है, रूट्स में, है ना। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। घेंघा आयोडीन, ये यानी कि कमी से, है ना, रोग हो जाते हैं ना, आपने सुना होगा वेरी रोग, सूखा रोग, है ना। तो मधुमेह, सूखा रोग, शुष्का छिपाक। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट देख लेते हैं, है ना। इसका ये हो जाएगा, इसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है। तो शुष्का छिपाक, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अब इनमें से किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये हमें देखना है। तो घेंघा तो आपको पता ही होगा, है ना। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है ना। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की कमी से सूखा, और ये आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इससे शुष्का छिपाक, यानी कि जो व्यक्ति सूख जाता है ना, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आपका इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, 1 3 ऐसे हो जाएगा। ये तो पता ही है ना। सूखा रोग, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, शुष्का छिपाक, विटामिन ए, है ना। मधुमेह, इंसुलिन, जब व्यक्ति को, किसी को शुगर हो जाती है तो बोलते हैं ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उसकी कमी हो जाती है ना। चलिए ये देख लेते 32 नंबर क्वेश्चन। समाचारों में व्यापक रूप से सुने जाने वाला ब्रुकेशिया नाना क्या है ना। तो वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा, बट ये करंट का है तो रहने देते हैं। ये बन सकता है। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं अपने। देखिए परमाणु रिएक्टरों में मंदक मॉडरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉडरेटर न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में मदद करते हैं। ओके, ग्रेफाइट और भारी जल आमतौर पर उपयोग होने वाली मंदक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पता होने चाहिए, या अगर कहीं है तो ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि साइंस वैसे भी डेली यूज़ में वर्ड बोले नहीं जाते, तो हमें थोड़ा सा वक्त ही लगता है पढ़ने में। तो 36 दिखते हैं, क्या आंसर है इसका। तो इसमें जो ये बोल रहे हैं ना कि मॉडरेटर न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में मदद करता है, ये भी सही है। ग्रेफाइट और भारी जल आमतौर पर उपयोग होने वाली मंदक है, ये भी सही है। देखिए ये टेस्ट सीरीज बोरिंग लग सकती है, पर क्या कर सकते हैं, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है, हमें तो मनोरंजन या बोरिंग से ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता है ना। और ऐसी कोई छड़ी, कोई चीज़ भी नहीं है जो हमें ना पढ़ना पड़े और हमारा एग्ज़ाम निकलवा दे, है ना। तो हमें तो पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये डेली बोलचाल की चीज़ें नहीं हैं, तो कोई नहीं, हमें तो एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक्स किरणें पहली बार किसके द्वारा पाई गई और उत्पन्न की गई, इम्पोर्टेंट है ना। तो WC रेंटजेन, इनके द्वारा एक्स किरणें पहली बार पाई गई, और है ना। तो एक्स किरणें लघु विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, है ना। तो WC रेंटजेन इनके द्वारा पहली बार पाई गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ है और आविष्कार या उनका योगदान। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की या योगदान दिया, J.J. थॉमसन, है ना। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए यही ध्यान देना है कि एक इसमें से कोई गलत है।
और दूसरा तो बोल रहे हैं कि हिदेकी युकावा, मेसर और लेसर, विक्टर फ्रांसिस हेस, कॉस्मिक किरणें या रेज, है ना। अब्दुल सलाम, इलेक्ट्रोविक यूनिफिकेशन थ्योरी। तो आपने कहीं इनका नाम सुना हो, ये तो बेसिक है, जे थॉमसन, है ना। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो ये है। इन्होंने मेसर और लेसर नहीं, इन्होंने जो पाई है ना, पाई मेसन, उसकी भविष्यवाणी की थी, परमाणु बलों का सिद्धांत और पाई मेसन, है ना। तो ये आंसर सही हो जाएगा बी। वह प्रकाशीय परिघटना जिसमें कोई दूर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है कहलाती है। सॉरी, शायद थोड़ा सा शोर हो गया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वह प्रकाशीय परिघटना जिसमें कोई दूर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है और कहलाती है ना। तो निम्न मरीचिका, उच्च मरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टिमटिमाहट। तो इसमें आपका ये उच्च मरीचिका। अभी उच्च मरीचिका को इंग्लिश में क्या बोलते देख लेते हैं। इन्फीरियर मिरेज, सुपीरियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ट्विंकलिंग, है ना। स्टार हमारे ट्विंकल करते हैं ना, टिमटिमाते हैं, तो वही इसका ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो उच्च मरीचिका कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। परमाणु घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं पूछा है। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित परमाणु कण है, ठीक है। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो इसमें से कोई एक तो ऑप्शन गलत है ना। तो जो ये बोल रहे हैं ना, तो इसमें ये सही हो जाएंगे। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित अपरमाणविक कण होते हैं, है ना। चलिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ईंधन का जलना, दूध का खट्टा होना। देखिए, ये कह रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है ईंधन का जलना, दूध का खट्टा होना, जल में चीनी का घुलना, सीमेंट का जमना। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, ये आपके नॉर्मल जीवन में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, है ना। और साइंस का अपना अलग लॉजिक होता है, और साइंस का तो लॉजिक भी नहीं होता, साइंस तो एकदम प्रूफ होता है, और माइथोलॉजी का लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस को ही देखना कि यहाँ पर साइंस कहाँ काम कर रही है। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर जल में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। प्रोटीन बहुलक का उदाहरण है। बहुलक अणुओं की लंबी पुनरावृत्त श्रृंखलाओं से बने पदार्थ हैं। तो हमें देखना है कि ये जो कारण है और कथन है एक दूसरे को सही बता रहे हैं या गलत बताते हैं। ओके, तो देखिए, बहुलक अणुओं की लंबी पुनरावृत्त श्रृंखलाओं से बने पदार्थ हैं, ये भी सही है। प्रोटीन बहुलक का उदाहरण, ये भी सही है ना। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोनों कथन ए और आ सकते हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, है ना। उत्परिवर्तन मतलब द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज, है ना, म्यूटेशन। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो इसको हुगो डी वीज़ द्वारा किया गया था प्रतिपादित, है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक एरेक्निड, ये इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो टिड्डी, मकड़ी, झींगर, मक्खी। ओके, तो ये क्या नाम से कि टांगों वाले, संयुक्त टांगों वाले जानवरों आर्थ्रोपोडा का एक वर्ग होता है। इनके अलग अलग मतलब कास्ट डिराइव्ड होते हैं, डिसाइड होते हैं कि ये कौन सी प्रजाति का जानवर है। तो उसी को पूछा गया है, तो इसमें मकड़ी हो जाएगी आंसर आपका। ओके, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवऑक्सीयता हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर का एक भाग ऊतक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित होता है। अल्प ऑक्सीजन रक्तता हाइपोक्सिमिया रक्त में ऑक्सीजन का असामान्य रूप से निम्न स्तर है ना। तो प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो वैसे इसके दोनों ही कथन
सही है। ओके, चलिए। तो चलिए देखिए, हमारे 45 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें करंट भी इंक्लूड है, तो मैं करंट के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, बिना वजह टाइम बर्बाद होगा। तो हम फटाक से इस टेस्ट सीरीज को फिनिश करेंगे। इसके बाद मैं एंशियंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम पर, आप जाकर उसे वहाँ से नोट डाउन कर लें। भले आप चैनल को ना ही सब्सक्राइब करें, ये आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या रहेगा कि आप एंशियंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लेंगे। तो हम एंशियंट हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज को देख लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और जो हमारे अंदर डर या टेंशन है ना कि अभी एंशियंट के हमने इतना कुछ भी नहीं किया है, तो वो ख़त्म हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज पे मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ऐसा कभी मत सोचिए कि आज संडे है तो हमें फुल इन्जॉय करना, नहीं, उसके 2-4 घंटे इन्जॉय कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा संडे मंडे देखकर कभी नहीं आता। और एग्ज़ाम में जब हमें पास फेल होना होता तो फिर ये 2-3 घंटे हमें बहुत मतलब मुश्किल में डाल देते हैं। तो हमें रिवीजन तो करना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है, थोड़ा इन्जॉय ज़रूरी है। ओके, बाय बाय।